नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बाढ़ के हालात की, जहां कोसी, गंडक और बागमती नदी उफान पर है। वहीं बात होगी हाथरस बगधड़ को लेकर हो रहे खुलासे की। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के जरिए चौंकाने वाले खुलासे हुए। साथ ही चर्चा होगी दिल्ली में बारिश से बड़ी दुर्सवारियों की। दरअसल राजधानी दिल्ली में इस साल बारिश के मौसम में बद इंतजामी देखने को मिल रही है। जरा सी बारिश में जहां जलभराव की समस्या खड़ी हो रही है, तो वहीं लोग कीचड़ के बीच से गुजरने को मजबूर है। और चलते चलते बात गुजरात, झारखंड में इमारतें गिरने से हुए हादसे की। तो चलिए हम हाजिर हैं देश की ऐसी ही कुछ खास खबरें के साथ। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में कोसी, गंडक और बागमती नदी उफान पर है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से कोसी नदी जहां सीमांचल और कोसी क्षेत्र में कहर मचा रही है, वहीं तो गंडक और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने को बगहा, शिवहर, गोपालगंज में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सैकड़ों परिवार कोसी की धारा के बीच पानी पीने में दिन रात गुजरने को विवश हैं। कोसी पीड़ित लोगों अब नदी से बाहर तटबंध पर शरण लेने के लिए लगे हैं। कोसी के रौद्र रूप से कोसी इलाके के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में मंडराता बाढ़ का खतरा। राज्य की सभी प्रमुख नदियां उफान पर। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला, बलान और कमला सहित प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, किशनगंज सहित कई जिलों में लगातार बारिश। बिहार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि लगातार हो रही वर्षा की वजह से राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दरअसल बिहार में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, किशनगंज सहित कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बिहार की प्रमुख नदियों का जल स्तर। बागमती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 0.16 मीटर ऊपर। बागमती मुजफ्फरपुर, शिवहर, औराई और पिपराही में खतरे के निशान को पार कर गई है नदी। गोपालगंज और सिधवलिया में गंडक नदी खतरे के निशान से 62.22 मीटर से ऊपर बह रही है। कमला बलान नदी मधुबनी, लखनऊ और झंझारपुर में खतरे के निशान को छू गई है। मधुबनी और जयनगर के कुछ इलाकों में जल स्तर 67.75 मीटर। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के कारण कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान और कमला सहित प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद कुछ जगहों पर चेतावनी भी जारी की गई है। बागमती नदी का जल स्तर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, औराई और सुप्पी के आसपास खतरे के निशान को छू गया है। बागमती नदी का जल स्तर सीतामढ़ी और सुप्पी में 71.16 मीटर था, जो खतरे के स्तर से 0.16 मीटर ऊपर है। इसी तरह बागमती मुजफ्फरपुर, शिवहर, औराई और पिपराही में खतरे के निशान को पार कर गई है। गोपालगंज को सिधवलिया में गंडक नदी खतरे के निशान को 62.22 मीटर से ऊपर बह रही है। इसी तरह कमला बलान नदी मधुबनी, लखनऊ और झंझारपुर में खतरे के निशान को छू गई है। कमला नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलेटिन में कहा गया है कि मधुबनी और जयनगर के कुछ इलाकों में 67.75 मीटर है। अररिया में परमान नदी खतरे के निशान से 47 मीटर से ऊपर बह रही है। वहीं महानंदा, पूर्णिया और बायसी में खतरे के निशान को पार कर गई है।
कोसी और लाल बेकिया नदियां पहले ही खगड़िया, बेलदौर, सीतामढ़ी और इसके आसपास के इलाकों में चेतावनी स्तर को छू चुकी हैं। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और जिला संबंधी जिला प्रशासन द्वारा लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायिक आयोग के दल ने हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अलावा अधिकारियों से रविवार को बातचीत की। इस घटना पर 121 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से की गई पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हाथरस कांड में चौंकाने वाले खुलासे, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने उगले राज। मधुकर के कई सियासी पार्टियों से गहरे हैं रिश्ते। सत्संग के लिए फंड इकट्ठा करने का करता था काम। मधुकर ने ही बाबा को हादसे की दी थी जानकारी। सियासी दलों से फंडिंग की आशंका, हो रही गहन पड़ताल। मधुकर का सियासी पार्टियों से कनेक्शन। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से बाबा की सत्संग समिति से जुड़े कई राज सामने आए हैं। देव प्रकाश मधुकर खुद एटा जिले में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में तैनात है। वह भोले बाबा समिति का मुख्य सेवादार भी है। जहां भी बड़े सत्संग होते हैं उनका आयोजन करना और फंड इकट्ठा करना उसकी ही जिम्मेदारी है। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ से हुई 121 लोगों की मौत हो गई थी और मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के कई सियासी पार्टियों से गहरे रिश्ते भी उजागर हुए हैं। मधुकर कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। मधुकर से पूछताछ के बाद एजेंसियों को पता चला है कि उसके मुताबिक वह सत्संग आयोजन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था। इतना ही नहीं, सभी बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में रहती थी। इस समिति के सदस्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में बताए जा रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सत्संग के बाद भगदड़ में जब लोगों की मौत हुई तब मधुकर ने ही बाबा को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि इस सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सही तस्वीर सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बाबा के प्रिय शिष्यों में मधुकर की गिनती। पुलिस गिरफ्त में आया देव प्रकाश मधुकर वैसे तो एटा का रहने वाला है, लेकिन मौजूदा समय में वह सिकंदरा राव के मोहल्ला दमदपुरा नई कॉलोनी में रह रहा है। यहीं पर वह 10 साल पहले बाबा की मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति से जुड़ गया था। कुछ ही समय में उसे मुख्य सेवादार का दर्जा प्राप्त हो गया था और बाबा के प्रिय शिष्यों में इसकी गिनती होने लगी थी। बताया जा रहा है कि आमतौर पर बाबा किसी से फोन पर बात नहीं करते, लेकिन मधुकर से उनकी फोन पर बात होती थी। हाथरस में सत्संग कराने की जिम्मेदारी भी उसे ही दी गई थी और उसी ने एसडीएम सिकंदरा राउत से सत्संग की अनुमति ली थी। इस सत्संग का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। हाथरस शहर में ही 50 से ज्यादा लोग लगाए गए। पुलिस को जानकारी मिली है कि इस सत्संग के लिए भी बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा हुआ। कई सियासी दलों के लोग भी मधुकर के संपर्क में थे और फंडिंग करते थे। सिकंदरा राव में भी सत्संग की अनुमति के लिए कई पार्टियों के नेताओं ने अपनी सिफारिश पत्र भी आवेदन कर साथ में लाए थे। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक सियासी दल एक बड़े वर्ग को साधने के लिए जुड़ गए थे। जांच एजेंसियों ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है। सेवादारों की लापरवाही से बिगड़े हालात। 80,000 की भीड़ जुटने की बात कही, लेकिन इकट्ठा ही 1.5 लाख। पंडाल में जितने लोग थे उससे ज्यादा बाहर बैठा दिए गए थे। पानी का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं था। भीड़ के बीच से बाबा के काफिले को गुजारा गया। पुलिस वालों को वीडियोग्राफी तक नहीं करने दी गई। भीड़ को बाबा के काफिले से दूर करने के लिए धक्का मुक्की की गई। कई सेवादारों ने लोगों पर लाठियां तक भांजी। भगदड़ में गिरी महिलाओं की सुध तक किसी ने नहीं ली।
मदद करने की बजाय सभी मौके से फरार हो गए थे। आयोजकों द्वारा भगदड़ की सूचना भी प्रशासन को नहीं दी गई। सत्संग के लिए चंदा जुटाने की तरकीब। यह भी जानकारी मिल रही है कि हाथरस जिले की फुलरई मुगलगढ़ी गांव में सत्संग के आयोजनों के लिए कुछ पिछले 1 महीने से चंदा हो रहा था। 30 से ज्यादा लोगों की टीम गांव-गांव जाकर अपने समाज के लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि आयोजनों के लिए 70 लाख से ज्यादा का चंदा तो हाथरस के क्षेत्र के लोगों से ही हो चुका था, जबकि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जो ऑनलाइन पैसा जमा कर रहे थे। के लिए जिसकी जो आस्था हो वह दे सकता था। 100 देने वाले भी थे और 20,000 देने वाले। समिति से जुड़े लोग जब चंदा इकट्ठा कर लेते तो मधुकर को सौंप देते थे। बाद में इस पैसे को ट्रस्ट में जमा कर दिया जाता था। बताया तो यहाँ तक जाता है कि चंदे की 30% रकम इकट्ठा करने वाले रख लेते हैं, जबकि 70% पैसा ट्रस्ट में जमा कर दिया जाता था। इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती थी, बल्कि डायरी में ही लिख दिया जाता था। पुलिस को पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई सरकारी विभागों में उसने सत्संग समिति की सदस्य बना रखे हैं, अधिकारियों तक की जोड़ रखा है और पुलिस की जांच कमेटी इस दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में इस साल बारिश के मौसम में बद इंतजामी खुलकर सामने आ रही है। जरा सी बारिश में जहां जलभराव की समस्या खड़ी हो रही है तो वहीं लोग कीचड़ के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। संगम विहार के लोग कीचड़ से भरे रास्ते के चलते मुश्किल में हैं और लोगों में सरकारी रवैये से नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इलाके में हालात कई साल से बदहाल हैं। उनके मुताबिक सीनियर अधिकारी और नेता कई बार संगम विहार आ चुके हैं, लेकिन हालात सुधारने की कोई काम नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश के मौसम में दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में जाना लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित होता है। यहाँ सड़कें न होने से गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। उन्हें कीचड़, गड्ढों और भरे हुए पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इलाके में हालात कई साल से बदहाल हैं। उनके मुताबिक सीनियर अधिकारी और नेता कई बार संगम विहार आ चुके हैं, लेकिन हालात सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया। 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं डेली आता जाता रहता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत ही दिक्कत है। स्कूल के बच्चे छुट्टी होती है, यहाँ इतना ट्रैफिक होता है, सब कुछ होता है, पब्लिक को दिक्कत होती है। आप देख सकते हो ये रोड है, ये पीपल चौक को तिगड़ी को एक ही रोड है जोड़ने वाला, जो ये रोड जोड़ता है। बल्कि यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बच्चे आते हैं, गिरते हैं, एक के ऊपर एक बच्चा चढ़ता रहता है, जाता रहता है। क्या करे, इसका कोई विधायक है, नेता है, दौरा करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आते, चले जाते हैं चुपचाप एकदम। रोड के हालात ऐसे ही है। यहाँ पे बच्चे जब भी छुट्टी होती है, यहाँ पे स्कूल ये बगल में, यहाँ पे जब भी छुट्टी होती है और जब भी बच्चे जाते हैं, यहाँ पे कीचड़ इतनी हो जाती है कि यहाँ पे फिसल के गिरते हैं, ड्रेसें ख़राब हो जाती है उनके। और यहाँ पे गाड़ी इतनी आती है कि गाड़ी से भी स्लिप कर देती है यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि हल्की सी भी थोड़ी सी स्पीड में चल रही होती है तो गाड़ी यहाँ पे स्लिप हो जाती है। और यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही मुख्य सचिव का यहाँ पे दौरा हुआ था, उसके साथ काफ़ी सारे अधिकारी आए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो हालात है वो वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। अभी भी कोई सुधार नहीं आया जरा सा भी। लोगों का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। सब लोग आ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये बस ऐसे ही काम पड़ा हुआ है अधूरा। कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बहुत हैं। अब वैसे तो कम दिक्कतें चलो झेल रहे थे सब लोग, कोई बात नहीं है, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे गिरते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं, दिक्कत होती है ज़्यादा। अच्छा, बारिश भी हो रही है? बारिश भी हो रही है। अब तो जब पानी भर जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। ट्रक फंस जाते हैं इसमें, कई बार तो जाम लग जाता है। अरे ये तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया ऐसे कीचड़ कौन इसमें वो करेगा। कितनी दिक्कतें होती है आने जाने में? बहुत, देखना क्या हाल हो रहा है इधर, काफ़ी हो रहा है। अभी बच्चे को लेके आ रही हैं आप स्कूल से, कितनी दिक्कतें होती हैं? अभी लेके आई हूँ, पूरा बच्चा सन के वो हो गया। लोगों के मुताबिक बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भरने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द मुश्किल का हल निकालने की अपील की है। सूरत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में 5 मंजिला बिल्डिंग ढहने का से तहलका मच गया। रेस्क्यू में जुटी टीम ने 7 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है।
वहीं सूरत की घटना के बाद झारखंड के देवघर में रविवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। शहर का 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे करीब भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग दबे होने की आशंका है। इस रिपोर्ट को देखिए। सूरत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया सचिन में 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। रेस्क्यू में जुटी टीम को रविवार सुबह तक 7 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। बिल्डिंग 2017 में ही बनी थी। सिर्फ 7 साल में ही पूरी बिल्डिंग के ढह जाने से इसके निर्माण की गुणवत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आशंका है कि मलबे में कुछ लोग और दबे हो सकते हैं। गुजरात में पिछले 2 बड़े हादसे। 25 मई 2024 राजकोट गेम जोन में आग लगी, 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत। किराए की 2 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला गेम जोन 2020 में बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टीन शेड का था। कई जगह रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। एक जगह सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। 30 अक्टूबर 2022 मोरबी में ब्रिज टूटने से 91 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा हुए थे घायल। ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते इस पर करीब 500 लोग जमा थे। यही हादसे की वजह बना। ब्रिज टूटने से जहां लोग गिरे वहां 15 फीट तक पानी था। करीब 765 फीट लंबा मोरबी का यह सस्पेंशन ब्रिज 140 साल से भी ज्यादा पुराना था। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1889 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। वहीं सूरत की घटना के बाद झारखंड के देवघर में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। शहर का 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे के करीब भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर जिला प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। अभी तक 7 लोगों को निकाला गया है। आपको बता दें कि देवघर के बम बम बाबा पथ स्थित एक होटल के पास पुराना मकान था, जिसके ढह जाने से बड़ी घटना घटी। बता दें कि 100 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा 3 मंजिला आवासीय भवन का बड़ा भाग अचानक धाराशाही हो गया। जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी। देवघर जिला उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि पुराना मकान का बड़ा भाग गिर गया है, जिसके अंदर फंसे लोगों से जिला प्रशासन की बात हो रही है। फिलहाल प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है। 3 मंजिला इमारत है, वो आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग रह गई है। तीनों फ्लोर जो है वो नीचे आ गए हैं। इसमें हम लोगों को जैसी जानकारी मिली तो तुरंत एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे पहुँचाया गया है। मेडिकल टीम सुबह से ही प्रतिनिधित है, एम्बुलेंसेज के साथ में डॉक्टर्स हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। अभी रिकवरी ऑपरेशन चालू है और हमने ऑलरेडी 2 लोगों को यहाँ से रिकवर कर लिया है। दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया गया है और सदर अस्पताल में प्रोटोकॉल के साथ में हम लोगों ने अपनी टीम को इस्टेब्लिश कर रखा है वहाँ। तो सारा प्राइमरी जितना भी मेडिकल अटेंशन है वो सदर अस्पताल में मिल रहा है। कुछ लोगों की और अभी दबे होने की सूचना हमको प्राप्त हुई है, लोगों की आवाज़ भी आ रही है, तो उसके बारे में भी अब यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है हम लोग बहुत जल्दी लोगों को रिकवर करें। मकान किस स्थिति में था सर? ये जो मेरे को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये है कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना शुरू किया गया था। हो सकता है मकान उतना मजबूत नहीं रहा है, इस वजह से मकान ढह गया है। ये तो इस पर फिर जाँच करवाई जाएगी बाद में, लेकिन अभी हमारा प्राइमरी कंसर्न है लोगों को यहाँ से रिकवर करना। आपको बता दें कि 22 जुलाई से सावन आने वाले हैं और सावन माह में 1 महीने का मेला लगता है। यहाँ आने वाले कावड़ियों का तांता लगा रहता है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 साल पहले श्रावणी मेले में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद से यहाँ पर एनडीआरएफ की एक टीम देवघर में हमेशा के लिए तैनात की गई। गुजरात और झारखंड में हुए ये हादसे वाकई दुखद हैं। कारण जो भी हो, बहरहाल जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।